किसी भी एग्जाम में अपेयर होते टाइम आपको सबसे ज्यादा जरूरी होती है उस एग्जाम को लेकर क्लैरिटी होना, क्योंकि अगर एग्जाम की प्रिपरेशन ही कंफ्यूजन के साथ स्टार्ट करोगे तो आउटकम कैसे ही पॉजिटिव होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे एंड तक देखना मत भूलना। अगर बात की जाए आपके सीयूईटी एग्जाम के पैटर्न की, तो सबसे पहली चीज है कि ये जो एग्जाम होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के फॉर्म में क्या होते हैं, आपके क्वेश्चंस होते हैं। ये जो एग्जाम होता है ये होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, जिसे हम सीबीटी मोड कहते हैं। उसके बाद आता है ड्यूरेशन, यानी हर एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास टाइम कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स। चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हर सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स होगा। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जहां पर मोस्टली स्टूडेंट क्या कर जाते हैं, लैक कर जाते हैं। फिर आता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपके पास कितने क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, बट अकाउंट्स में यहाँ पर टोटल 55 क्वेश्चंस होते हैं। करने आपको 50 क्वेश्चंस है, बट ये जो 5 क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके लिए यहाँ पर ऑप्शनल की तरह प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर बात की जाए मार्किंग स्कीम की, तो इस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर मैंने कोई क्वेश्चन क्या किया है, करेक्ट किया है, तो मुझे मिलेंगे +5, और अगर मैंने रॉन्ग किया है तो मुझे मिलेंगे -1 हर एक क्वेश्चन के जो मैंने इनकरेक्ट किया होगा। अब मैंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो उस पर कोई मार्क्स नहीं होता, ना कोई नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, जरूरी है आपके पास क्या होना, एक्यूरेसी। क्योंकि सही वालों में से मतलब आपने जो सही किया होगा उससे क्या हो जाएंगे आपके नंबर, नहीं तो चले जाएंगे। अब बात की जाए एग्जाम के सेक्शंस की, या फिर आप कह लो कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे इस एग्जाम में जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होते हैं। सबसे पहला होता है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में आप इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो। लैंग्वेज में आपके पास टोटल 13 लैंग्वेजेस के क्या है, ऑप्शंस होते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग क्या करते हो, चूज करते हो। और जिन भी स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि अच्छा इंग्लिश तो नॉर्मल होती है, हमने स्कूल लेवल पर पढ़ रखी है, यहाँ पर इंग्लिश कंप्लीटली डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर वोकैब और ग्रामर पे ज्यादा फोकस होता है और आपको आरसीज पढ़नी होती है। फिर आते हैं हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास होगा अकाउंट्स, बीएसटी, इको, और बहुत सारे बच्चे जो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कूल्स में लेते हैं वो चूज करते हैं, और मैथ्स। ये होते हैं हमारे यहाँ पर क्या, हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स। अब क्या हमें सारे डोमेन सब्जेक्ट चूज करना होता है, नहीं। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना खुद का क्या होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, अपना सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। सपोज मेरा ड्रीम कॉलेज क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि BHU। BHU के लिए कॉमर्स स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना होता है GAT प्लस डोमेन से अकाउंटेंसी प्लस BST, यानी इकोनॉमिक्स जरूरी नहीं है और लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। बट वहीं पे अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रही हूँ तो मुझे लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे डोमेन सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, और अगर ऑनर्स करना है तो मुझे मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी भी एक पर्टिकुलर चूज करना पड़ेगा। तो काफी सारी यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, एक लिस्ट प्रोवाइड करती हैं, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि ड्यू दो लिस्ट क्या करती है, आपको प्रोवाइड करती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। फिर आता है हमारा अगला सब्जेक्ट, दैट इज GAT। GAT काफी नया सब्जेक्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम सब ने क्या किया होता है, ये ऑप्शनल वाला पार्ट हो गया, मैथ्स हो गया, इको हो गया, BST, अकाउंटेंसी और लैंग्वेज भी। ठीक है, लैंग्वेज का आपने सिर्फ और सिर्फ स्कूल में 5% पढ़ा होगा जो आप लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ रहोगे, बट स्टिल आपको आइडिया तो होता है। बट GAT आपके लिए कंप्लीटली न्यू हो जाता है। रीजन, GAT में आपको पढ़ना होता है LR, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। जीके पढ़नी पड़ती है, जहां पर स्टैटिक जीके भी होती है आपकी। साथ में आपको क्वांट पढ़ना होता है। क्वांट का मतलब क्या हो गया,
जैसे परसेंटेज हो गया, ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। और ट्रस्ट मी, बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं ना कि यार लैंग्वेज ले लेते हैं और डोमेन कर लेते हैं, बट अगर आप जीएटी ऑप्ट करते हो तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो जीएटी को कंसिडर करती है। और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और आप बीए करने का प्लान कर रहे हो, मतलब बीबीए करने का प्लान कर रहे हो, या बीए का भी कोई स्पेसिफिक कॉमर्स रिलेटेड प्लान कर रहे हो ना, तब आपको जीएटी तो चाहिए, तो जीएटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जीएटी और लैंग्वेज, जनरली सबको लगता है डोमेन बहुत इजी है, डोमेन से काम हो जाएगा और डोमेन ही हमें मार्क्स दिलाएगा। मार्क्स आपको लैंग्वेज और जीएटी दिलाते हैं। आपका सिलेक्शन डोमेन जितना डिसाइड करता है उससे ज्यादा डिसाइड करते हैं ये दो सब्जेक्ट, तो इन पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। और जीएटी तुम्हें लगता है ना कि एग्जाम से 2 महीने पहले हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ये देख रहे हो लॉजिकल रीजनिंग, जीके, क्वांट, मैंने तो ये बस ऊपर ऊपर से बताए हैं, इन डेप्थ ये तो और भी ज्यादा है आपके लिए। अब अगर बात की जाए आपके अकाउंटेंसी की, तो याद आ रहा है अकाउंटेंसी में मैंने क्या कहा था, आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 55 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने थे? आपको अटेम्प्ट अभी भी 50 ही करने हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस किस चीज के होंगे, किस पर्टिकुलर टॉपिक से होंगे? तो जनरली हम सब स्कूल में क्या करते हैं, अकाउंटेंसी में 3 बुक्स पढ़ते हैं, है ना। पहली पार्टनरशिप वाली बुक पढ़ते हैं आप, जिसे हम बुक 1 बोल देते हैं, जहां पर डेथ एडमिशन पढ़ते हैं, ये तो मस्ट है हमारे लिए। इसके बाद दूसरा जो होता है हमारा शेयर वाली बुक, जहाँ पे शेयर एंड डिबेंचर के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरी बुक जो हम सब मोस्टली स्टूडेंट्स जो सीबीएसई के पढ़ते हैं या फिर कुछ स्टेट बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक, जो होती है हमारी बुक 3। अब आती है यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाली बुक, जो क्या बनाती है, ये आपके एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस बनाती है। अब तुम सोच रहे होगे कि अच्छा ये चारों पढ़ लेंगे, जो आएगा वो हम अटेम्प्ट कर लेंगे। या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, या तो आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्या कर सकते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस। अब अगर हम बात करें हमारे बीएसटी के सिलेबस की, तो बीएसटी में आपको टोटल पढ़ने होते हैं 12 यूनिट्स, यानी स्टार्टिंग के वही 3, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट और 5 फंक्शन। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब जो सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है तुम्हारे लिए, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जिन बच्चों का स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इवन बीएसटी में जिनकी स्टेट यूनिवर्सिटी या आईएससी बोर्ड है ना, उनके लिए थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिलेबस डिफर कर जाता है। इको की बात की जाए तो आपको इको में पढ़नी है 3 बुक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और आईईडी यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो स्टेट बोर्ड वालों के लिए काफी ज्यादा न्यू होती है, वहां पर नहीं होती। और कुछ स्कूल्स में वहां पर माइक्रो मैक्रो तो पढ़ा दी जाती है, आईईडी नहीं पढ़ते आप। तो आपके लिए आईईडी क्या है, इसी साल ऐड हुई है, तो अगले साल से क्वेश्चंस भी ज्यादा आप इससे क्या कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इकोनॉमिक्स, माइक्रो, मैक्रो एंड आईडी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो सीबीएसई वाले क्लास 11th में छोड़ देते हैं ना, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं। अब अगर बात की जाए मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस आपका आता है, और ऑप्शनल में जैसे मेरा फिजिकल एजुकेशन है, तो वही जो आपने 11th 12th में पढ़ रखा है वो सिलेबस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। अब अगर बात की जाए कि स्टूडेंट्स ना कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं सीयूईटी एग्जाम के लिए, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हें सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं, और ये 2 महीने में नहीं हो सकता। अगर 2 महीने का सोच रहे हो ना, तो वो 2 महीने का रिजल्ट कहीं 2 महीने जैसा ही ना आ जाए, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स डोमेन भले ही लेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, बट जो स्टेट बोर्ड वाले होते हैं वो भी नहीं कर सकते। बट जो जीएटी होता है और लैंग्वेज होता है, उसको तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। प्रिपेयर कैसे करना है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट, क्योंकि जो आपका सीयूईटी एग्जाम है वो कंप्लीटली किस पे बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पे। तो आप एनसीईआरटी तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। हर महीने का क्या कर लो, एक फिक्स शेड्यूल बना लो कि मुझे इतने चैप्टर्स क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं, और फेब तक मेरा सिलेबस क्या हो जाना चाहिए, पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि जो मेरे पास 2 मंथ्स हो वहां पर मैं क्या कर सकूं, रिवीजन कर सकूं और मॉक्स दे सकूं।
नेक्स्ट है प्रैक्टिस एमसीक्यू एवरीडे। अब तुम एमसीक्यू अगर तुम क्लास 12th में हो प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें बोर्ड के लिए भी हेल्प मिलेगी, प्लस तुम्हारा ये सीयूटी एग्जाम तो पूरा ही क्या है, बेस्ड है तुम्हारे एमसीक्यूज पे। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा कमांड बनेगी तुम्हारी हर एक सब्जेक्ट में। मेंटेन एन एरर नोटबुक। अब तुम्हें लगेगा ये एरर नोटबुक क्या होती है। बेसिकली ये जो आपकी एरर नोटबुक होगी ना, इसमें आप क्या करोगे, अपनी सारी मिस्टेक्स को नोट करोगे कि हाँ मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता, पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे बार बार प्रॉब्लम हो रही है, फिर आप उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस या फिर पर्टिकुलर टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे ताकि आपसे कोई भी टॉपिक एग्जाम में छूट ना पाए। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर आपके सीयूईटी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कह सकते कि अच्छा चलो इसको ज्यादा पढ़ लेते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पढ़ना आपको सब पड़ेगा और इक्वली एफर्ट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो एरर नोटबुक में मिस्टेक, और साइड में क्या कर लेना, उसमें ही मोस्ट रिपीटेड टॉपिक प्लस क्वेश्चंस भी नोट करते रहना, ताकि तुम्हें पता हो कि जब एग्जाम तुम्हारे पास हो तो तुम्हें किन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। लास्ट, इंप्रूव द एक्यूरेसी बिफोर द स्पीड। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि यहाँ पर क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है मैं पूरे 50 के 50 क्वेश्चन करके आ जाऊं, 50 में से 25 मैंने गलत कर दिए तो जो सही किए होंगे उसमें से मार्क्स जाएंगे। तो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। स्पीड मेंटेन करने से पहले एक्यूरेसी डेवलप करो, उसके बाद स्पीड को क्या करो, अपनी परफेक्ट करो। इसके साथ साथ जो एक मिस्टेक सब करते हो, दैट इज पीवाईक्यूज। आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और जब चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हो जाए, यानी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद क्या करो, आप मॉक्स देना स्टार्ट करो और मिक्स्ड पीवाईक्यू, यानी हर एक सेट, हर एक शिफ्ट का लेके पूरा पूरा पेपर बैठ जाओ फिर। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बच्चे जनरली पीवाईक्यू को लास्ट के लिए छोड़ते हैं, लास्ट मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ रिविजन और क्या करना होता है, आपको सिर्फ मॉक्स देने होते हैं। अब आते हैं हम, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। अगर अवॉइड करने की बात की जाए तो सबसे पहली चीज, ये जो तुम पीवाईक्यूज को लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ते हो ना, उसे आपको क्या करना है, कंप्लीटली अवॉइड करना है। लास्ट मोमेंट पीवाईक्यूज बिग नो है आपके लिए। अगर तुम एनसीईआरटी रीड नहीं करते हो तो ये हैबिट आज और अभी से डेवलप करो कि मुझे एनसीईआरटी रीड करनी है, स्पेशली इकोनॉमिक्स और बीएसटी जैसे सब्जेक्ट में। इवन अकाउंटेंसी में थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आपको एनसीईआरटी रीड करनी ही पड़ेगी। आपको लास्ट मोमेंट पीवाईक्यूज पहले तो अवॉइड करने। जैसे मेरा एक चैप्टर खत्म हो, मुझे क्या करना है, इंस्टेंटली मेरे पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ना अपनी रिसोर्सेस को लेकर बहुत ही ऐसा होना पड़ेगा, मतलब कि स्टिक करना पड़ेगा। आज मैं इस टीचर की क्लासेस देख लूं, कल मैं उस टीचर की क्लासेस देख लूं, और मैं 4 दिन बाद पढ़ने बैठ जाऊं, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। पहले तो अपना रिसोर्स फिक्स करो और उसी एक रिसोर्स पे क्या करो, स्टिक कर जाओ कि हाँ मैं पूरे एग्जाम तक क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं से हमारी मतलब सारी प्रिपरेशन करूंगा, क्वेश्चन हो चाहे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, यहीं पर। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होंगे तभी क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे। और ये जो तुम लोग अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस करते टाइम और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करते टाइम गाने सुन रहे होते हो ना, ये सारी चीजें बिल्कुल छोड़ दो। और कैलकुलेटर तो बिल्कुल नहीं यूज करना है। अगर तुम कैलकुलेटर का यूज करके मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो प्लीज अभी ही बंद कर दो, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता अकाउंटेंसी के एग्जाम में। अगर करोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि फिर तुम्हारा स्पीड भी जाएगा और एक्यूरेसी भी जाएगी। तो प्रैक्टिस जब करने बैठो तो ऐसे प्रैक्टिस करो कि हाँ एग्जाम के लिए ही कर रहा हूँ, ये कैलकुलेटर लेके अभी मैं सीख वाले जोन पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको अवॉइड करनी है जब आप क्या करोगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। और उससे भी बड़ी चीज, कोई स्केड्यूल ना फॉलो करना, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा क्या बन जाएगा, डीमेरिट बन जाएगा। और अपने सिलेबस क्या कर लो, कवर कर लो एग्जाम से एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ सही से रिवीजन कर सको। सोचो इतने सारे सब्जेक्ट हैं और रिवीजन करने का टाइम आपके पास ना हो तो कैसा होगा, सारी चीजें तो बेकार हो जाएंगी ना। बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छा खासा गैप मिलता है हर एक सब्जेक्ट में, यहाँ पर गैप नहीं मिलेगा आपको। और जीएटी लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट में तो रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम जाता है आपका। तो 2 महीने पहले अगर तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया
कवर द सिलेबस बिफोर एग्जाम, वो भी कब, एटलीस्ट 2 मंथ्स, ताकि आप क्या कर सको, रिविजन और ज्यादा से ज्यादा मॉक्स अटेम्प्ट्स करो। मॉक्स अटेम्प्ट करने से ना तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस भी आएगा, तुम्हारी स्पीड भी मेंटेन होगी, प्लस तुम्हें एक्यूरेसी मिलेगी, और जो इंटरफेस होता है ना तुम्हारे एग्जाम का, तुम उससे भी क्या हो जाओगे, काफी हद तक फ्रेंडली हो जाओगे, जो तुम्हें वहां पर एग्जाम में क्या करेगा, बहुत हेल्प करेगा, प्लस तुम्हारा प्रेशर भी हैंडल हो जाएगा। अब जब तुम मॉक्स अटेम्प्ट करोगे ना, इस टाइम पे भी क्या करना, अपनी एरर नोटबुक जरूर मेंटेन करना। एरर नोटबुक तुम्हारी हर एक सब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, जिसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड क्या होंगी, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मेंशन होनी चाहिए। तो देखो, ये सारी बातें तो हो गई कि क्या करना है, कैसे करना है, बट मैंने एक चीज तुम्हें बोली थी कि एक रिलायबल सोर्स पे तुम्हें क्या करना होगा, स्टिक करना होगा। अब अगर बात की जाए रिलायबल सोर्स की, तो तुमने देख ही रखा होगा कि हमने इस बार भी कितने सारे AIRs दिए हैं। AIRs के अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या किया है, 100% स्कोर किया है हमारे हर एक सब्जेक्ट में, जैसे कि इकोनॉमिक्स, BST, अकाउंटेंसी में तो काफी सारे स्टूडेंट्स के 250 आउट ऑफ 250 आए। तो देखो, हम रिलायबल हैं, ये हमारे बोलने से पहले हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स बोलते हैं। तो मैं तो बोलूंगी यार, आज और अभी से ही क्या करो, बैच में एनरोल करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारे CUET एग्जाम में और तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम है, कहीं ना कहीं ये दोनों ही क्या चल रहे होंगे, इस टाइम पे पैरेलली चल रहे होंगे। तुम डिले करोगे CUET एग्जाम के लिए, तब तक तुम्हारे बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर तुम बोर्ड्स में लग जाओगे, और तुम्हारे पास गिन के फिर 2 महीने ही बचेंगे। तो बेटर है इन दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन आज और अभी से स्टार्ट करो, हमारे बैचेस में एनरोल करो, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर तुम एनरोल करते हो जितना जल्दी, उतना ही जल्दी तुम्हारे सिलेबस भी क्या होंगे, कवर होंगे, और तुम्हारे पास हमेशा एक एडवांटेज रहेगी ज्यादा से ज्यादा रिविजन करने की। अब अगर बात की जाए कि बैच में एनरोल कैसे करना है, तो देखो, सिंपली अड्डा की वेबसाइट पे जाओ, तुम्हारे लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हर एक बैच का। हमें क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, CUET UG PG कोर्सेज यहाँ पर दिख रहे होंगे एंट्रेंसेस के, हम गए कॉमर्स पे, CUET कॉमर्स, यहाँ पर आओ आप। देखो, ऑप्शन आपके पास ये अल्टीमेट बैच भी है और आरएम बैच भी है, बट मैं रेकमेंड करूंगी महापैक में एनरोल करने के लिए। रीजन, जब आप महापैक में एनरोल करते हो तो आपको हर एक बैच की एक्सेस, प्लस आपको क्या मिलता है, PYQs और मॉक, सारी चीजें मिल रही होती है। अगर आप महापैक प्रो में करोगे तो बुक्स आपके पास हार्ड कॉपी के फॉर्म में आएंगी, और अगर आप महापैक में करते हो बेसिक वाले, तो इसमें आपके पास सारी चीजें ई बुक के फॉर्म में होंगी। हमें सिंपली क्या करना है, इसे क्लिक करना है, सेकेंड, हमें यहाँ पर बाय नाउ पे जाना है, कोड यूज करना है AD50, जिससे क्या हो गया, इस बैच का प्राइस रिड्यूस हो गया। देखा होगा आपने, स्टार्टिंग में इस बैच की प्राइस अराउंड 8,000 समथिंग शो कर रही थी, आपने कोड यूज किया मेरा AD50, जिससे क्या हो गया, यहाँ पर 7,000 समथिंग में आपको ये बैच पड़ेगा। अगर आप ये बैच कोड यूज करते हो उस बैच को परचेज करने के लिए, तो आपको मेरी गारंटीड मेंटोरशिप भी मिलेगी, साथ ही साथ अच्छा खासा आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आज और अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि CUET एग्जाम तुम्हारी लाइफ के लिए एक गेम चेंजर बनने वाला है। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, उतना ज्यादा ही तुम्हारे पास क्या होगा, एज होगा तुम्हारे लिए मैक्सिमम स्कोर करने का। तो जल्द से जल्द बैच में एनरोल करें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग।